हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छी होंगे। आज हम लोग जो है बायोलॉजी के उसी क्रम में, जैसे हम लोग पहले चल रहे थे, उसी क्रम में जो है 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको जो है आगे अन्य क्वेश्चन भी रेडी करवाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास इससे पहले हमने घटवाणी नेपंथीज के बारे में आपको बताया था। ये नेपंथीज जो होता है घटवाणी इसको कहते हैं, ड्रोसेरा हो गया, और यहाँ पे वीनस फ्लाई ट्रैप भी मैंने चित्र के माध्यम से आपको दिखाया था, हालांकि उसके बारे में लिखवाया नहीं था। कंडीशन सेम होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप भी ऐसे होता है, उस सीधे पट्टे ऐसे होते हैं, उसके बंद हो जाते हैं। अच्छा, आज हमारा क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखना। पहली बात तो बायोरिएक्टर होता क्या है, इसका काम क्या होता है, इस बारे में समझ लेते हैं, फिर हम आपको चित्र के माध्यम से सिखाते हैं। तो देखिए जरा, बायोरिएक्टर क्या होता है। बायोरिएक्टर जो होता है यह स्टेनलेस स्टील से बना हुआ एक बड़ा सा बर्तन के समान होता है, बर्तन के समान होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों एवं जंतुओं तथा मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादक एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एंजाइम का निर्माण किया जाता है। कच्चे माल के रूप में कौन कौन चीज़ें होती हैं, सूक्ष्म जीव डाल दिए जाएं, पौधे डाल दिए जाएं, जंतु एवं मानव, ये सभी कोशिकाएं डाल दी जाती है, और वहाँ से क्या किया जाता है कि विशिष्ट एंजाइम में उन्हें परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर में वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करता है। बायोरिएक्टर क्या करता है कि वांछित उत्पाद प्रदान करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। जैसे तापमान, बायोरिएक्टर तापमान नियंत्रित करेगा, पीएच मान नियंत्रित करेगा, क्या हो रहा है भाई, पीएच मान नियंत्रित करेगा। क्रियाधार यानी क्रियाधार स्थल होता है, कार्य करता है, लवण, विटामिन आदि, इन सभी के लिए उपलब्ध परिस्थितियां बनाता है। सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर बिलोडन होता है, स्टीयरिंग प्रकार का होता है, बिलोडन होता है। ये सामान्यतः बेलनाकार होते हैं, इनके आधार घुमावदार होते हैं, रिएक्टर के समान होते हैं। इसमें क्या होता है, अंतर वस्तु और अनेक मिश्रण में सहायता मिलती है। बिलोडन रिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता और मिश्रण का काम करते हैं। बिलोडन रिएक्टर क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता कराते हैं और मिश्रण का काम करते हैं। इस स्टैंड टैंक बायोरिएक्टर में हवा बुलबुले के रूप में भेजा जा सकता है। बायोरिएक्टर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके साथ से कच्चे माल को आसानी से एंजाइम में बदला जा सकता है। आप लोग पूरा पढ़ने के बाद, अभी मैं आपको बेहतर सिखाऊंगा, केवल मैं पढ़ रहा था। तो बायोरिएक्टर का मतलब यही होता है कि कच्चे माल को जो है कच्चे माल के द्वारा एंजाइम में बदलना, कच्चे माल को एंजाइम के रूप में बदलना, यानी बायोरिएक्टर से एंजाइम तैयार किए जाते हैं। इनमें कई कोशिकाएं डाली जाती हैं। बायोरिएक्टर टीका बनाने के लिए, चिकित्सीय, जीन उपचार, कोशिका उपचार उत्पादन के अनुप्रयोगों का समर्थन करते हैं। इनका उपयोग भोजन, चिकित्सा, दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। बस ये मेन पॉइंट हो गया। बायोरिएक्टर का उपयोग किसके लिए, भोजन, चिकित्सा और दवाओं में सौंदर्य प्रसाधन के लिए किया जाता है, और इसकी सहायता से किसका उत्पादन किया जाता है, एंजाइम का उत्पादन किया जाता है। अच्छा, ये अभी मैं इसको बेहतर समझाऊंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये हमारा है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में क्या होता है, चपटे फलक वाला, देखो इसको हम चित्र के माध्यम से सिखाते हैं। यहाँ पे बढ़िया चित्र आपको नहीं समझ में आएगा, स्वयं नेट से निकाल करके आप चित्र समझाते हैं। बायोरिएक्टर तो देखिए जरा एक बार समझिएगा, बायोरिएक्टर क्या होता है। ये होता है हमारा बायोरिएक्टर। ये सब क्या है, ये सब बायोरिएक्टर हैं। ये बायोरिएक्टर है, इस टाइप से मशीन जैसी होती हैं संरचनाएं, ये बायोरिएक्टर्स होते हैं। और इनमें क्या किया जाता है कि इन सभी में किसका उपयोग किया जाता है, इन सभी से एंजाइम बनाए जाते हैं। ये ऐसी बड़ी सी मशीन जैसी होती है, स्टील प्लांट की बनी हुई मशीन होती है। बायोरिएक्टर एक बड़ी कंपनी, संयंत्र होता है, भारी सा संयंत्र होता है। भले आप चित्र के माध्यम छोटा सा देख लें, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे होते हैं बायोरिएक्टर, बड़े संयंत्र होते हैं। इनमें एंजाइम बनाए जाते हैं अनेक। और हाँ, आप देखो, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये स्टील का बना होता है बायोरिएक्टर। देखो ये होता है बायोरिएक्टर, देखो समझिएगा,
इसे बायोरिएक्टर कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, भाई हो जा, ये बायोरिएक्टर है, ये स्टील के, ये बायोरिएक्टर कहलाता है। यहाँ पे देखिए, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे पाइप ऐसे लगे होते हैं, इतने सारे पाइप ये देखो दिख रहे होंगे, कई गैस भेजने के लिए, कई अलग अलग प्रकार के जो है कोशिकाओं को स्थानांतरित करने के लिए, एंजाइम्स को भेजने के, बनाने के लिए, एंजाइम को फिल्टर करने के लिए, ये सभी हमारे बायोरिएक्टर्स होते हैं। ये कंपनी जो दिख रही होगी आपको, बायोरिएक्टर दिख रहा होगा, ये बायोरिएक्टर होता है। हालांकि चित्र में आप छोटा सा देख लेते हैं, लेकिन वो उतना, वो बायोरिएक्टर है, रियल बायोरिएक्टर इस टाइप का होता है जिसकी फ़ोटो खींची हुई है। और उसके बाद में बहुत सारे बायोरिएक्टर्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ये सारे बायोरिएक्टर होते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बायोरिएक्टर में क्या होता है कि इसमें काम क्या होता है, तो बायोरिएक्टर से क्या बनता है, एंजाइम से बनते हैं, एंजाइम का निर्माण होता है बायोरिएक्टर में। देखो, आप जो पढ़ेंगे, आप चित्र के माध्यम से ये वाला बायोरिएक्टर बनाते हैं, एक नॉर्मल से बायोरिएक्टर इसमें से बना लेते हैं। हम लोग चित्र में पूरा बायोरिएक्टर नहीं दर्शाते। ये रहे बायोरिएक्टर्स, देख रहे होंगे, ये बायोरिएक्टर होते हैं, इनसे इंटरफेरॉन वगैरह भी बनाए जाते हैं। बायोरिएक्टर्स काफ़ी काम आता है। ये देखिए बायोरिएक्टर्स, ये बायोरिएक्टर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से आप देख सकते हैं कितने सारे बायोरिएक्टर्स हैं। इसके अंदर इस टाइप के पदार्थ भरे रहते हैं बायोरिएक्टर में। तो ये स्टील के प्लांट जैसे होते हैं, स्टील इस्पात के बने होते हैं बायोरिएक्टर, देख लिए ना। अब हम आते हैं काम पे। बायोरिएक्टर देखो, अभी मैंने आपको बताया भी था कि बायोरिएक्टर का काम क्या होता है। बायोरिएक्टर का मुख्य काम होता है एंजाइम का निर्माण करना, एक पहले वातावरण उपलब्ध कराता है। बायोरिएक्टर का इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है, जैसे कोशिका संवर्धन, किण्वन, जैव उपचार। कोशिका संवर्धन, किण्वन कराना, जैव उपचार कराना, ये सभी क्रियाएं बायोरिएक्टर के द्वारा ही होती हैं। बायोरिएक्टर में पौधे, जानवरों और बैक्टीरिया से वांछित पैमाने पर उत्पादों की खेती की जाती है। पौधे, जानवरों और बैक्टीरिया से वांछित, मन चाहे, ठीक, इन्हीं से किया जाता है सारा कार्य, ठीक है। खाद्य उपयोग में बायोरिएक्टर का इस्तेमाल, किण्वन में भी बायोरिएक्टर का उपयोग होता है। किण्वन में जो किण्वन प्रोसेस आप करते हैं, तो किण्वन प्रोसेस में भी बायोरिएक्टर का उपयोग होता है। कच्चे माल को कार्बनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला के जरिए विशिष्ट उत्पादों में बदला जाता है। जैव उपचार में भी होता है, और दवा उद्योग में, टीकाकरण, एंटीबॉडी, आप समझ लेना कि जो दवाइयाँ वगैरह नहीं बनाई जाती, जो वैक्सीन वगैरह बनाए जाते हैं, इंजेक्शन बनाए जाते हैं, ये सभी ये बायोरिएक्टर में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन में कई तरीके के सौंदर्य प्रसाधन इसके द्वारा बनाए जाते हैं। सेल कल्चर में जैसे सेल वगैरह बनाना, जीन थेरेपी, एंटीबॉडी, टीके, वायरल वेक्टर आदि सभी जो होते हैं ये बायोरिएक्टर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब समझ गया बायोरिएक्टर होता क्या है। तो बायोरिएक्टर एक स्टील का प्लांट होता है। बायोरिएक्टर एक जटिल प्रणाली होती है, इसमें कहा जाता है कोशिकाओं या पूरे जीवों की मदद से यौगिक या पदार्थ बनाने के लिए डिजाइन किया गया होता है, ठीक है। तो बायोरिएक्टर का कैसा होता है ये तो आप देख ही चुके हैं। जब भी आप चित्र बनाइएगा तो आप चित्र इसका इस टाइप से बनाइएगा। बायोरिएक्टर का जब भी आप चित्र बनाएंगे, चित्र तो हमारा बनाना ही पड़ेगा, आप समझ भी गए होंगे। बायोस्टील का एक प्लांट जैसा होता है, और इसमें किसके क्या किया जाता है, बहुत सारे अनेक प्रकार के सजीव किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है बायोरिएक्टर में। बायोरिएक्टर के द्वारा आप टीके बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, और उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बायोरिएक्टर के द्वारा बना सकते हैं। ये देखो, आप इस टाइप का बायोरिएक्टर बनाइएगा पेपर में जब आप बनाइएगा तो ऐसे ही ये बायोरिएक्टर। अब लिख भी दीजिएगा कि क्या है, निर्जीवीकरण हेतु वाष्प यहाँ से निकलती है। अम्लक्षार pH मान यहाँ पे बताता है। नियंत्रण हेतु मोटर यहाँ पे लगी होती है, फेन तोड़ने वाला। ये झाग, ये जब चलता है तो झाग घूमते, जीवाणु रहित नीचे से हवा प्रवाहित की जाती है। संवर्धन तल, तो बस ऐसा ही आप चित्र बना दीजिएगा, ठीक है। दंड विलोदक हौज बायोरिएक्टर, जिसके द्वारा जीवाणु विहीन बुलबुलों का प्रवेश किया जाता है। यानी इस बायोरिएक्टर के माध्यम से क्या किया जाता है, बायोरिएक्टर के माध्यम से, भाई ये नहीं चलाएगा, ये नहीं चला पाएगा, रुक जाओ, तुम यहाँ पे छोड़ो, इधर आओ, जाओ। तो देखो, बायोरिएक्टर के माध्यम से आप इंटरफेरॉन,
इंटरफेयर आने के बाद वैक्सीन और अनेक दवाइयाँ, कीटनाशक, ये सब चीज़ें बायोरिएक्टर के द्वारा तैयार की जाती हैं। कोशिकाओं की संरचना, जीन संरचना, इन सभी के बारे में, जीन की उत्पत्ति, इन सभी के बारे में जानकारी बायोरिएक्टर के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ये हमारा होता है बायोरिएक्टर। यही मैंने अभी यहाँ पे भी आपको बताया, ये बायोरिएक्टर है। ऐसे आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, घड़ी जैसी बना दीजिएगा, मोटर कहा जाता है इसको, फैन तोड़ने वाली, ये ऐसे स्टिकर जैसे नहीं बना दीजिएगा, ठीक है। संबंध अंतराल, वाष्प निर्जमीकरण, अम्ल क्षार, पीएच हो गया, जीवाणु रहित वाष्प नीचे से प्रवाहित की जाती है, बस इतने बना दीजिएगा, वही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। बायोरिएक्टर होता क्या है मैंने आपको बता दिया। यह एक स्टील का प्लांट, स्टेनलेस स्टील से बना बड़ा बर्तन समान होता है, जिसमें सूक्ष्म जीव, पौधे और मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल के जैविक रूप में एंजाइम का निर्माण किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, जैसे तापमान हो गया, पीएच हो गया, लवण, विटामिन आदि। सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बिलोडन नामक बायोरिएक्टर होता है। ये सामान्यतः बेलनाकार होता है, इसे घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर घुमावदार जब होता है तो इसीलिए इसमें क्या होता है, काफ़ी मिश्रण बनाने में सहायता मिलती है और इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता और मिश्रण का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बायोरिएक्टर हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्लाज्मिड क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा प्लाज्मिड आता है, आर प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, ठीक है। और प्लाज्मिड PVR 322, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, PVR 322। तो इसको हम लोग बेहतर आज समझने वाले हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, ये भी DNA के ही खंड होते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड जो होते हैं DNA के प्लाज्मिड DNA के छोटे गोलाकार अणु होते हैं, यानी DNA के ही अणु होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है, फोटोकॉपी, रेप्लिकेशन। एक DNA से 2 DNA, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये सब क्या होता है, रेप्लिकेशन कहलाता है, प्रतिकृति बनाना होता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड छोटे छोटे DNA के खंड होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाने की इनमें क्षमता होती है, क्योंकि वे प्रतिकृति के लिए जीव के गुणसूत्र DNA पर निर्भर नहीं होते। इन्हें DNA से मतलब नहीं होता है, गुणसूत्र DNA से मतलब नहीं होता है। प्लाज्मिड आनुवंशिक इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, क्योंकि वे जीन क्लोनिंग और जीन थेरेपी दोनों में मदद करते हैं। अब एक बार समझिएगा कि प्लाज्मिड क्या होता है, DNA के छोटे छोटे खंड होते हैं जो DNA रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, DNA प्रतिकृति के रूप में उपयोग किए जाते हैं और ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि ये गुणसूत्र DNA पर निर्भर नहीं होते हैं और ये जीन क्लोनिंग और जीन थेरेपी दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इन्हें आनुवंशिक रूप इंजीनियरिंग में इसका काफी उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया कोशिकाओं और कुछ यूकेरियोटिक्स में पाए जाते हैं, सब में नहीं पाए जाते। बैक्टीरिया जितने भी है सब में प्लाज्मिड्स होंगे, कुछ यूकेरियोटिक्स में होते। प्लाज्मिड का आकार 1 से 200 kb हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। प्लाज्मिड का आकार कितना होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 से 200 kb तक प्लाज्मिड का आकार होता है और यह ऐसे एंजाइम बनाता है जो एंटीबायोटिक भारी वस्तुओं को विघटित कर सकते हैं। कठिन जगह ऐसे ऐसे प्लाज्मिड एंजाइम बना देगा जो बहुत सारे कठिन भारी से भारी धातुओं को विघटित कर दे। 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्रजनन क्षमता वाले या प्लाज्मिड कहा जाता है। प्रजनन क्षमता, प्रतिरोध प्लाज्मिड और प्रतिरोध प्लाज्मिड, विषाणु प्लाज्मिड, अपघटनकारी प्लाज्मिड और कोल प्लाज्मिड। तो कहने का मतलब 5 प्रकार के, अपघटन प्लाज्मिड, कोज प्लाज्मिड, विषाणु प्लाज्मिड और क्या नाम उसका, प्रतिरोध प्लाज्मिड। ये सारे प्लाज्मिड के प्रकार होते हैं। कार्य क्या होते हैं, तो पहले तो मैंने अभी बता दिया कि इनका उपयोग जीन थेरेपी में किया जाता है, जीन चिकित्सा में किया जाता है। तो इनके उद्देश्य जीन को प्रसारित करना, किसी जानवर या मानव के पूरे शरीर में एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी होते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के मानव और पशु रोगों का इलाज संभव हो सकता है। तो इनका प्रथम उद्देश्य होता है जीन को प्रसारित करना। और जीन कहाँ होते हैं, मानव किसी भी जीव जंतु या मानव के पूरे शरीर में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब या किसी बीमारी का इलाज करने में इसका उपयोग होता है। दूसरी बात, ये चयापचय क्रियाओं में शामिल जीनों के परिवहन के उद्देश्य को भी पूरा करते हैं। पर्यावरण प्रदूषकों और प्रदूषक टूटने में साथ है, पर्यावरण कोई प्रदूषक अगर है तो उसको तोड़ने में, उसके विघटन करने में भी ये मदद करते हैं। वे प्रोटीन भी बना सकते हैं और जीवाणुरोधी होते हैं। एंथ्रेक्स और टेटनस जैसी बीमारियां, एंथ्रेक्स जो गले की बीमारी होती है और टेटनस जैसी बीमारियों का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को रोगजनकता को बढ़ाने में शामिल जीन को भी इसके द्वारा ले जाया जा सकता है। ये जीव के जीवित रहने की संभावना को, यानी प्लाज्मिड क्या करते हैं, दवाइयों का कार्य, जैसे जीव के जीवित रहने की संभावना बढ़ाएंगे। ये स्वयं ही विषाणु को, संक्रमण को रोकते हैं। इनके बहुत सारे कार्य प्लाज्मिड्स के होते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा प्लाज्मिड्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, उम्मीद है
चित्र ना मिलना चाहिए, देखते बाई चांस। देखो ये प्लाज्मिड बिल्कुल डीएनए जैसा ही हो रहा होगा, बिल्कुल डीएनए ये जैसे ये हमारी पूरी सेल हो गई। अब सेल के अंदर गोलाकार भाग में ये प्लाज्मिड पाए जाते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया डीएनए है, डीएनए कैसे होते हैं, रस्सी जैसे ऐसे ऐसे संरचनाएं होती हैं, और डीएनए के साथ में जो गोलाकार संरचनाएं होती हैं ये हमारे प्लाज्मिड कहलाते हैं। साफ दिख रहा होगा, एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा। जैसे ये हमारा बैक्टीरिया हो गया, देखिए इसको समझिएगा प्लाज्मिड। अब इसको बढ़िया समझ लीजिएगा, चित्र देख लेना। बैक्टीरिया डीएनए है पूरा, डीएनए कहाँ, ये रहा, ये ऐसे 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 संरचना, ये डीएनए होती है। डीएनए कुंडली संरचना होती है, ऐसे पड़ा रहता है, और उसके साथ ये डबल गोला में पाए जाते हैं, ये प्लाज्मिड्स कहलाते हैं। डबल गोला में जितने भी खंड पाए जाते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, प्लाज्मिड कहलाते हैं। तो ये समझ लीजिएगा प्लाज्मिड कैसे होता है। होती कौन सी, यह प्लाज्मिड होते हैं, कोल प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लाज्मिड्स होते हैं 5 प्रकार के लोगों में, ठीक है। ये प्लाज्मिड, ये हमारे प्लाज्मिड जो कैसे होते हैं, ऐसे जैसे ये सेल है, यहाँ पे स्पर्शक जैसे दिख रहे हैं, ये स्पर्शक नहीं है, एक सेल है। बहुत बढ़िया फिगर मिल गया आपको। देखिए इसको समझना एक बार, ये सब क्या है, ये पूरा खंड जो होता है डीएनए होता है। ये पूरा खंड, इसके अंदर कौन पड़ा हुआ है, ये देखो डीएनए पड़ा है, और ये फ्लैजिला है। एक कोश की जीभ का तोड़ा गया है, इसको किसको तोड़ा गया है, एक कोश की जीभ को तोड़ा गया है। और एक कोश की जीभ में क्या है, देखो ये छोटी छोटी ऐसे जो रोएं जैसे पाए जाते हैं, रोम जैसे, ये बोले जाते हैं फ्लैजिला। इनको क्या बोलते हैं, फ्लैजिया बोलते हैं। और फ्लैजिला के अंदर इस एक कोश की जीभ में, जैसे आप बात करो पैरामीशियम वगैरह यूग्लिना की बात करो, तो इसके अंदर ये ऐसे धागा जैसे ऐसे पड़े रहते हैं, इनको हम बोलते हैं डीएनए। और डीएनए के साथ साथ यहाँ पर कुछ छल्ला ऐसे पड़े रहते हैं बीच बीच में, यही सब क्या कहलाते हैं, प्लाज्मिड कहलाते हैं। ये कोशिका को काटा गया है और कोशिका के अंदर के पार्ट को दिखाया गया है। तो प्लाज्मिड इस टाइप के हुआ करते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मिड में काम क्या क्या होता है देखिए जरा, अब इसके बारे में समझाते हैं। इसी प्लाज्मिड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑर्गन रेप्लिकेशन होता है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन इसी में होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होता है, प्रोमोटर होता है। ये सारे प्लाज्मिड के भाग होते हैं, छल्ला जैसा प्लाज्मिड होता है, ठीक है। अब प्लाज्मिड का कार्य क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो प्लाज्मिड्स का कार्य क्या होता है, थोड़ा इसको देखिएगा एक बार। प्लाज्मिड, देखो प्लाज्मिड किसी भी कोशिका में पाए जाने वाले एक छोटे डीएनए अणु होते हैं। ये कैसे होते हैं, छोटे छोटे छोटा सा डीएनए अणु होता है, और यह गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है तथा स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिरूप बना सकता है। ये गुणसूत्र के जो डीएनए नहीं होते हैं उनसे अलग होता है। प्लाज्मिड जो होता है गुणसूत्र के डीएनए से अलग होता है, और इसीलिए स्वतंत्र रेप्लिकेशन करता है। कितने बार के, या फर्टिलिटी प्रजनन प्लाज्मिड हो गया, रेजिस्टेंस आर प्लाज्मिड हो गया, कोर प्लाज्मिड हो गया, ठीक है। ये सब प्लाज्मिड होते हैं इसके, ठीक है। इसमें काम क्या होते हैं, नंबर 1 बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक्स, एंटी बैक्टीरियल एजेंट से लड़ने में मदद करता है। ये बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु के एंटीबायोटिक्स या बैक्टीरियल एजेंट से लड़ने में मदद करता है। बैक्टीरिया को दूसरे कोशिकाओं में संक्रमित करने में मदद करता है, यानी ये बैक्टीरिया को ज़्यादा मदद करता है बैक्टीरिया की, ठीक है। बैक्टीरिया को जटिल यौगिक के पचाने में मदद करता है। बैक्टीरिया से जटिल यौगिक होते हैं उनको पचाने में भी इसका काम होता है, मदद करता है उसकी। दूसरी बात, बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन को स्थानांतरण करने में भी, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन जाने के लिए भी ये मदद करता है। प्लाज्मिड का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो जीन को स्थानांतरित करने के लिए, जीन की क्लोनिंग करने के लिए, जीन में बदल करने के लिए टूल के रूप में प्लाज्मिड का इस्तेमाल, जैसे नहीं रिंच होता है तो रिंच के रूप में प्लाज्मिड कार्य किए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, प्रयोगात्मक उद्देश्य के इस्तेमाल करने के लिए प्लाज्मिड वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर प्लाज्मिड में डीएनए के टुकड़े और जीन डालकर इसमें क्या किया जाता है, प्लाज्मिड बनाया जाता है। तो ये हमारे बात प्लाज्मिड की हो गई थी। प्लाज्मिड आप समझ गए, प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये छोटे छोटे खंड होते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक बार इसको देखिएगा। प्लाज्मिड ये डीएनए के ही छोटे छोटे खंड होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो होता है किससे अलग होते हैं, ये बिल्कुल हमारे गुणसूत्र डीएनए से अलग होते हैं, ठीक है। इनका काम ये क्या क्या बनाते हैं, ये सभी जितने भी प्लाज्मिड्स होते हैं सभी, जैसे जीन बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया जब जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन करता है तो उसमें उसकी मदद करते हैं।
दूसरी बात क्या है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएंगे तो भी प्लाज्मिड उसकी मदद करते हैं। तो प्लाज्मिड के कार्य वे बैक्टीरिया के साथ कार्य करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो समझ गए, एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों का कारण बनने वाले बैक्टीरिया की रोग जनता को बढ़ाने के लिए भी प्लाज्मिड कार्य करते हैं। जीवित कोशिकाओं में रहने की संभावना को बढ़ाते हैं, जीवित रहने की संभावना बढ़ाते हैं। प्लाज्मिड होते कितने? 5 होते हैं। या प्लाज्मिड आर, प्रतिरोध प्लाज्मिड, विषाणु प्लाज्मिड, अपघटनकारी और कोल। अपघटनकारी प्लाज्मिड का उपयोग जो होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है पुनर्योगज डीएनए क्या होता है? पुनर्योगज डीएनए का मतलब होता है डीएनए खंड को तोड़ना और पुनः शुद्ध डीएनए खंड का जन्म देना। एक ऐसा डीएनए जिसे हम नहीं चाहते, उसके जीन्स को बदलना चाहते हैं, तो डीएनए खंड को तोड़ेंगे, उसके जीन्स को बदलेंगे, और यही सब प्रोसेस क्या कहलाती है? पुनर्योगज डीएनए कहलाती है। तो देखिए पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, एक बार इसको समझ लीजिएगा पहले। रिकमोंडेंट कहते हैं इसको, रिकमोविनेंट डीएनए कहते हैं। एक तरह का डीएनए होता है जिसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में 2 या ज़्यादा अलग अलग स्रोतों से बनाया जाता है। जो पुनर्योगज डीएनए एक डीएनए ही होता है और इसे 2 या अधिक प्रकार से बनाया जाता है स्रोतों से। इसे जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है। डीएनए बनाई प्रक्रिया इस प्रकार है, यानी जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए, क्योंकि इसमें क्या होता है जीन क्लोनिंग में भी क्या किया जाता है, एक अलग से जीन बनाया जाता है। ठीक वैसे यहाँ भी बनाया जाता है, यहाँ पे डीएनए अलग नया बनाया जाता है। किसी जीव के वांछित डीएनए खंड को पहले, इसमें क्या प्रोसेस होता है, पहले वांछित डीएनए खंड को अलग किया जाएगा, फिर दूसरे जीव के डीएनए के साथ उसे शरीर से बाहर संकरण कराया जाएगा। पहले जीन किसी भी जीव के वांछित डीएनए को अलग किया, फिर दूसरे जीव के डीएनए के साथ उसका संकरण परख नली में कहाँ कराया? परख नली में संकरण कराया, और संकरण से जो नया डीएनए बनेगा उसी को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। क्या समझ में आ गया? पुनर्योगज डीएनए एक विशेष प्रकार का डीएनए होता है जिसे कई विधियों से बनाया जाता है, और इसका मुख्य कार्य ये रहा हमारा। ठीक है, इसे जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले किसी वांछित डीएनए खंड को अलग किया जाता है, फिर शरीर से बाहर निकाल कर दूसरे जीव के डीएनए के साथ इसका संयुग्मन कराया जाता है, और संयुग्मन के बाद जो डीएनए प्राप्त होता है उसी को पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। अच्छा, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, थोड़ा विशेषताएं देखते हैं। पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए किसी भी प्रजाति से डीएनए अनुक्रमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी प्रजाति, पौधे के डीएनए को जीवाणु डीएनए से जोड़ दो, मानव के डीएनए को किसी भी एनिमल्स के डीएनए से जोड़ दो। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी भी प्रजाति का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक से वांछित डीएनए खंड की क्लोनिंग की जाती है, यानी उसकी कॉपियां हासिल की जाती है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा, पीसीआर के द्वारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा बहुत सारे डीएनए की फोटो कॉपी बनाई जाती हैं, और इस तकनीक का इस्तेमाल करके नए टीके, नई दवाइयाँ स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए बनाई जाती हैं। नए टीके, नई दवाइयाँ पुनर्योगज डीएनए में बनाई जाती हैं। इस तकनीकी से अनुसंधान और आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों बनाने में भी किया जाता है। खाद्य पदार्थ भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। थोड़ा देख लेते हैं पुनर्योगज डीएनए खंड क्या होता है। पुनर्योगज डीएनए का मतलब होता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए खंड को तोड़ना। देखो, पुनर्योगज डीएनए किसी जीव के वांछित डीएनए खंड को दूसरे जीव के डीएनए खंड से जोड़कर बनाया गया डीएनए होता है। एक जीव का डीएनए दूसरे जीव के डीएनए से जब जोड़ दिया जाता है तो उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। इसमें जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है, हमने यही बात बताई हुई है आपको। इस तरीके से नए गुणों को पैदा किया जा सकता है। तकनीक जीनोटाइप, जीन के फिनोटाइप में बदलाव किया जा सकता है, उसके कलर बदले जा सकते हैं, इस परिवर्तन किया जा सकता है। वांछित डीएनए खंड की क्लोनिंग की जा सकती है, वांछित डीएनए खंड की क्लोनिंग की जाती है। इंसुलिन जैसे पदार्थों का उत्पादन, इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है जब व्यक्ति जो होता है बहुत, जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जब बहुत ही, इंसुलिन का उपयोग कब किया जाता है, इंसुलिन का एक टीका होता है। अरे भाई जाइए जाइए जाइए, बहुत परेशान कर रहे हैं आप। इंसुलिन क्या कहाँ उपयोग किया जाता है, जो डायबिटीज पेशेंट, जैसे डायबिटीज पेशेंट दवाई खा रहे हैं लेकिन फिर भी अगर नहीं ठीक रहा है, डायबिटीज अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसका उपयोग भी पुनर्योगज डीएनए के अंतर्गत किया जाता है। इसमें वांछित डीएनए खंड को अलग किया जाता है, फिर बाग डीएनए खंड से जोड़ा जाता है और नई कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। इस कोशिका में जीन का विशेष उत्पादन होता है। तो ये हमारा पुनर्योगज डीएनए था। थोड़ा इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्या किया जाता है जरा देखना।
सर नहीं देखेंगे आप। इसमें डीएनए खंड को तोड़ तोड़ करके अलग किया जाता है। देखो ऐसे, जैसे ये यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, थोड़ा सा दिया, ज़्यादा नहीं है। ये देखो कैंची से जो काट रहा है, दिख रहा होगा। ये देखो कैंची से पहले इसको काटता है। जैसे हमें वांछित डीएनए खंड ये वाला अलग करना है, इसको अलग करने के बाद दूसरे डीएनए से जोड़ना है। बस यहीं से इसको दोनों से काट दो और काट के दूसरे डीएनए के साथ भी काट करके वहीं पे स्थानांतरित कर दो। जैसे आप कलम लगाते हैं भी, ठीक वैसे ही हमारा डीएनए जो है कट करके जो है नए उसके लिए तैयार किया जाता है, दूसरे खंड के लिए तैयार किया जाता है। जैसे ये डीएनए खंड काटा गया और दूसरे में जोड़ दिया गया, इसी को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना। ज़्यादा प्रभावित होकर चित्र नहीं है, लेकिन आप भी ये समझ लीजिए इसमें करना ही कुछ नहीं है कि एक डीएनए खंड को हटा करके दूसरे डीएनए खंड में जोड़ना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जीएम आनुवंशिक रूपांतरित जीएम फसलें, यानी जीएम फसलें क्या होती हैं, इनके लाभ और हानि बताने। जीएम, आपने जीएम पौधे पढ़े थे, जीएम जीव जंतु पढ़े थे, जीएम जानवर पढ़े थे, जीनी रूपांतरित जीव माने जीनी रूपांतरित हो गए। तो जीनी रूपांतरित आप पेड़ पौधे भी पढ़े हैं, जीनी रूपांतरित जीव जंतु भी पढ़े हैं। जीव जंतु में जैसे हम लोग मुर्गी की बात करें, हम लोग बकरी की बात करें, सबसे पहली जो है डॉली नामक सीप थी, भेड़ थी। डॉली नामक भेड़ को जीएम रूपांतरित किया गया था। ठीक है, ठीक। आज यहाँ पे क्या है, फसल के बारे में बात करेंगे। वह फसल जिसे वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे सोर्स से प्राप्त जीन को प्रवेश कराकर विकसित किया गया हो, आनुवंशिक रूपांतरित या जीएम फसल कहलाती है। एक ऐसी फसल जिससे वांछित गुणों को प्राप्त करने के लिए दूसरे जीन से संकरण करा करके प्राप्त किया जाए, जीनी क्या कहलाती है, जीएम आनुवंशिक रूपांतरित फसल कहलाती है। बीटी कपास हो गया जीएम फसल का एक उदाहरण है। बीटी कपास को किसी जीवाणु का जीन कपास में डालकर उसे कीट प्रतिरोधी बनाया जाता है। बीटी कपास में ये जीएम यहाँ पे कौन सा जीवाणु होता है, बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस होता है। बैसिलस बीटी का फुल फॉर्म भी बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस होता है। तो इसमें बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस का जो प्रोटीन होता है, विषाक्त जीन, उसको कपास के जीन में डाला जाता है और फिर जो संकरण कराया जाता है तो उससे क्या बनता है, जीएम फसल बनती है, जीएम कपास बनता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की फसलें पीड़क रोधी होती हैं, स्वतः ही जहर उगलती हैं। ये फसलें जो है कीटों के लिए जहरीली होती हैं और जैसे कीट इनको खाते हैं वैसे वो मर जाते हैं। तो इसमें किसी भी कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे बीटी फसलें। इस बार फसलों में पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। पौधों द्वारा जितना भी खनिज उपयोग हो रहा है उसकी क्षमता में वृद्धि की जाती है। दूसरी बात, ये फसलें ठंड हो गया, सूखा हो गया, लवण हो गया, ताप हो गया, इससे अत्यधिक सहनशीलता होती है। इनके अंदर सहनशीलता के हिसाब से ही जीएम फसलें बनाई जाती हैं। इस प्रकार की खाद्य फसलों के पौष्टिक स्तर में वृद्धि होती है। विटामिन ए से संबंधित, जैसे गोल्डन राइस जो होता है, गोल्डन राइस में पाई जाती है विटामिन ए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ए होती है। रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता होती है। कोई पीड़कनाशक की हमें जरूरत ही नहीं, कीटनाशक की हमें आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो खुद होता है कीटनाशक। अतः पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए इनका योगदान होता है। इस प्रकार की फसलें कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने में भी मदद करती हैं, जैसे फ्लावर, सबर, टमाटर जिसकी सेल्फ वैल्यू आधी होती है। फ्लावर, सबर, टमाटर जो होता है इसकी सेल वैल्यू आदि होती है, बहुत ही कीमत आदि होती है, लागत मूल्य और बिक्री अच्छी होती है। ऐसे पौधों के निर्माण में सहायक होते हैं जिनमें वैकल्पिक संसाधनों के रूप में वसा, ईंधन, जीव पदार्थ, ठीक है, आदि की आपूर्ति की जा सकती है। ये विकल्पीय पदार्थ के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। अच्छी से हानियाँ क्या है, पहली बात क्या है कि इस बार की फसलों में वंचित जीन के साथ कोई अन्य एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन हो सकता है जो एलर्जी भी उत्पन्न कर सकता है। इनमें क्या होता है कि वांछित जीन जो होता है, जैसे आपने वांछित जीन आप चाहते हैं कि बहुत बढ़िया खनिज लवण अच्छा दे, आपने खनिज लवण वाला डाला, लेकिन हो सकता है उसके साथ कोई ऐसा भी जीन जा सकता है, धोखे से जा सकता है, जो हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न कर दे। इस विधि द्वारा उत्पादित कुछ फसलों में बीज पैदा करने की ही क्षमता नहीं होती है, जिससे किसान को हर बार नए बीज खरीदने पड़ते हैं, इसीलिए वो महंगा पड़ता है। आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के पर्यावरण और मनुष्य क्या होंगे, इसका अभी तक अध्ययन नहीं किया जा सकता। अगर आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के पर्यावरण व मनुष्य क्या होंगे, यानी पर्यावरण और मानव किस टाइप का होगा ये खाते हुए, अतः कुछ समस्याएं भी मनुष्य के लिए उत्पन्न कर सकता है। मनुष्य की आंत के लिए लाभदायक जीवाणु को भी, जैसे हमारी आंत में पाया जाता है ई कोलाई नामक जीवाणु,
हमारी बड़ी आंत में ई कोलाई नामक जीवाणु होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। और ये क्या करती हैं, ये फसलें उसको जीवाणु को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, वैज्ञानिक व्यक्तियों का एक वर्ग यह मानता है कि मनुष्य का प्रकृति के कार्यों में दखल देना ही नैतिक रूप से उचित नहीं है। फसलों में आनुवंशिक बदलाव से उन फसल पर निर्भर रहने वाले जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो जीएम फसलों में क्या होता है कि जीएम फसलों में अगर लाभ है तो जीएम फसलों में बहुत सारी हानियां भी होती है। देखो क्या होता है जीएम फसलें, देखो जीएम फसलें क्या होती है, ये हम बात कर रहे हैं। तो दूसरे सोर्स से नए जीव को शामिल करके विकसित किया जाता है, ये जीएम फसलें कहलाती हैं। ठीक है, कुछ जैसे हम बात करें जीएम सोयाबीन जिसमें तेल का प्रोफाइल बेहतर होता है, तेल अच्छा होता है। ठीक है, तो ये जीएम फसल देखो इसको चित्र के माध्यम से समझ। देखो आप बात करें आज के समय में, आप बात करें आज के समय में सरसों जो 60 दिन के अंतर्गत उत्पन्न होती है, कई तरीके की सरसों, पीली सरसों होती है, लाल सरसों होती है, और ये सब तरह तरह की काली सरसों भी होती है, हर तरीके की सरसों होती है। तो ये जीएम फसल का उदाहरण होती है। बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं। आप आलू की बात करें, बहुत बड़े बड़े आलू मिलते हैं, वैरायटी जो होती है इसकी। ठीक है, ये सारी जीएम फसलें होती हैं। आप बात करें कि ये तो बायोरिएक्टर लगा हुआ है, देखो बायोरिएक्टर दिख रहा है, ये इस टाइप के अगर आपको कहीं भी टैंक मिल जाए बाहर तो उसको आप बायोरिएक्टर बोल सकते हैं। इस टाइप के आप जब टैंक देखते हैं तो ये सब क्या होते हैं, बायोरिएक्टर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे टैंक आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर आगे हमने बताया तो देखो जीएम फसल में हाँ आगे देखिएगा तो जीएम फसल में बैंगन भी बीटी बैंगन हो सकता है, बीटी बैंगन, बीटी कपास, ठीक है, और बीटी टमाटर, ये सारे जीएम फसलों के बेस्ट उदाहरण हैं। ये देखो बीटी बैंगन की बना हुआ है, बीटी बैंगन। अब हम खूब जानते हैं कि बैंगन की अगर आप फसल करते हैं तो आप कीड़ों से परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे कीड़े जो है बैंगन में लग जाते हैं, लोग उसको खरीदते नहीं हैं। तो तभी गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी सरकार ने बीटी बैंगन का ट्रायल भी किया। ठीक है, और बीटी बैंगन से क्या हुआ, इस प्रकार का बैंगन था जो किसी भी कीट को, इसको कीट खा ही नहीं सकता, अगर कीट खाएगा तो कीट स्वयं मर जाएगा। तो ये हमारे बीटी बैंगन होते हैं। बीटी बैंगन हो गए, बीटी बैंगन कई क्वालिटी के होते हैं, देख रहे होंगे आप, कई क्वालिटियाँ होती हैं बीटी बैंगन। वैसे तो इसमें कीड़े पाए जाते हैं, लेकिन अब इस प्रकार के बैंगन में आप मार्केट में मिलेगा, जब आपको इस टाइप का बैंगन मिलेगा बहुत सारे कीड़े होंगे, लेकिन जब आप इस टाइप के बैंगन देखेंगे तो उनमें कीड़े आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन समस्या ये होती है कि इनमें कुछ चीज़ें घातक भी, कुछ जीन्स हो सकते हैं जो व्यक्ति को परेशान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जीएम फसलों के बारे में। और हमारे पास अभी क्वेश्चन तो कई सारे हैं, बायोपायरेसी है, बायोपायरेसी वगैरह अधिपादप है, 1 2 अभी 3 4 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ में करेंगे। ठीक है, ये एक देख लीजिएगा, प्लाज्मिड पर PBR 322 पर टिप्पणी लिखने। तो अभी तो मैंने बताया था प्लाज्मिड होता क्या है, तो प्लाज्मिड हमारे एक विशेष प्रकार के जीन्स ही होते हैं, प्लाज्मिड विशेष प्रकार के जीन्स होते हैं। ठीक वैसे ही प्लाज्मिड क्या होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे डीएनए खंड होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट डीएनए का पुनर्योगज डीएनए में प्लाज्मिड मदद करते हैं। प्लाज्मिड के द्वारा हम इंटरफेरॉन बनाते हैं, अनिवार्य के औषधियाँ बनाते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड जीवाणुओं के साथ भी मिलकर के कार्य करते हैं, जीवाणु को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मिड पहुँचाते हैं। तो ये सब प्लाज्मिड में ध्यान रखिएगा। PBR 322 होता है, एक प्लाज्मिड होता है। PBR 322 प्रश्न जरूर क्वेश्चन आता है, PBR 322 पर टिप्पणी लिखो। तो PBR भी एक प्लाज्मिड होता है जिसका इस्तेमाल आणविक क्लोनिंग, इनमें अणुओं की क्लोनिंग में किया जाता है। ई कोलाई, मैंने भी बताया था, हमारी आंत में पाया जाने वाला ई कोलाई जो होता है उससे क्लोनिंग करने के लिए सबसे पहले वेक्टरों में से यही PBR 322 बनाया गया था। PBR 322 प्लाज्मिड के द्वारा ही हमारी आंत में पाए जाने वाले ई कोलाई नामक जीवाणु का जो है क्लोन बनाया गया था। इसे 1977 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सैन फ्रांसिस्को में हार्वर्ड वायर की प्रयोगशाला में बनाया था। सबसे पहले ई कोलाई विषाणु PBR 322 से बनाया गया था, और हार्वर्ड, क्या नाम था इनका, हार्वर्ड वायर की प्रयोगशाला में से बनाया गया था। यह क्लोनिंग वेक्टर के रूप में बनाया जाने वाला पहला कृत्रिम प्लाज्मिड था। PBR 322 पहला कृत्रिम प्लाज्मिड था। लंबाई 4362 आधार युग्म थी, इसकी लंबाई 4362 की सीरीज चलते हैं, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, अब ऐसे ऐसे ऐसे, अब इन्हीं पे बीच बीच में खंड पड़े हुए हैं, आप अभी देखते नहीं है, इसकी चैन चलती है। ठीक है, तो इसका अणुभार के, इसकी लंबाई आधार 4360 थी, अणुभार 2.8 × 10⁻⁶ डाल्टन
10⁻⁶ डाल्टन है। अणुभार इसका, इसमें 2 प्रतिजैविक जीन्स होते हैं, एक होता है एम्पीसिलिन होता है और एक टेट्रासाइक्लिन होता है। 2 जीन्स होते हैं, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन होता है, ठीक है। इसमें कई विशिष्ट समकारी एंजाइमों का विज्ञान स्थल होते हैं। इसमें ओरी रेप्लिकेशन उत्पत्ति स्थल होता है और रोप ऐसे प्रोटीन होते हैं जो रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं। रोप जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, ओरी रेप्लिकेशन के उत्पत्ति स्थल होते हैं। ओरी होते हैं इसके उत्पत्ति स्थल कहलाते हैं। हमारा फिलहाल में था तो लास्ट क्वेश्चन, अभी इसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो हम लोग नेक्स्ट लास्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। कई क्वेश्चन है हमारे वीडियो, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अभी ना देखिए फिर आप पछताएंगे, एकदम नहीं आप याद कर सकते हैं, आपको देखने तो पड़ेंगे ही। तो PBr 322 किसकी बात कर रहे थे हम? PBr ये इस टाइप का होता है। PBr 322 ऐसे बना हुआ इस टाइप का, देख लो अब। ये PBr 322 के एग्जाम्पल है। ई कोलाई, एक होता है ई कोलाई, सबसे पहले इसके द्वारा PBr 322 के द्वारा ही ई कोलाई नामक जीवाणु बनाया गया था। हमारे हाथ में पाया जाने वाला ई कोलाई नामक जीवाणु जो था वो PBr 322 से ही बनाया गया था। दिख रहे होते हैं ये सारे प्लाज्मिड हैं। प्लाज्मिड का मतलब ही आप समझ लीजिए गोला, जो हमारे DNA के साथ साथ DNA गुणसूत्र जैसे पड़े होते हैं, रस्सी जैसे, और उसके साथ में जो गोल गोल संरचनाएं होती कोशिका में, वो सभी प्लाज्मिड कहलाती हैं। क्या कहलाती है? प्लाज्मिड कहलाती हैं। यहाँ पे 2 PBr 322 बना भी है, ये रहा PBr 322, ये जैसे ये रहा PBr 322, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये PBr 322 होता है। और नेक्स्ट जो है वीडियो में हम आपको और भी कुछ क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं वो भी पढ़ाएंगे। और आज के लिए जो है जय हिंद। आप लोग ध्यान रखिएगा, शेयर वगैरह जरूर करते रहिएगा।